हेलो एवरीवन, दिस इज एकता रस्तोगी एंड वेलकम बैक टू अपनी अध्ययनशाला। टारगेट ईजीटी बैच के हम लोग कर चुके हैं अब तक 125 क्वेश्चंस। 1000 एमसीक्यू सीरीज में हम 125 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने सॉल्व किया है यूपी टीजीटी 2021 का पेपर। एक पूरा सोल्यूशन हो चुका है उसका, आप लोग उसे जाकर एक बार देख लें। आज हम कर रहे हैं यूपी पीजीटी 2021 का पेपर, जिसमें से 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 21 से आज 40 तक हम डिस्कस करेंगे। ये जो सेशन रहने वाले हैं ना, आपके लिए डिटेल्स एक्सप्लेनेशन रहेगा, जिसमें आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनके पीछे का मतलब क्या है, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं, है ना। चलिए, in what order do managers perform the managerial functions? प्रबंधक किस क्रम में प्रबंधकीय कार्यों को निष्पादित करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि पॉस्कॉर्प एक हमने पढ़ा है ना फंक्शंस का, यानी मैनेजरियल फंक्शंस के लिए हमने पॉस्कॉर्प पढ़ा है, जो कि दिया गया है आपका लूथर गुलिक के द्वारा। पॉस्कॉर्प का मतलब आप एक बार याद कर लीजिए तो वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। इसका मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है पॉस्कॉर्प, और इसका मतलब होता है कि सबसे पहले फंक्शंस में आपके क्या आता है, प्लानिंग आता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। चलिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन का। पहले पढ़ लेते हैं, पहला वाला ऑप्शन है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। देखिए, प्लानिंग आ रहा है इसमें, सही बात है, बट यहाँ पर आपका डायरेक्टिंग लास्ट में दे रखा है, कंट्रोलिंग लास्ट में होता है, तो ये वाला गलत हो गया, है ना। और ऑर्गेनाइजिंग यहाँ तो देखिए ऑर्गेनाइजिंग से स्टार्ट कर रखा है, यही ये पहले ही गलत हो जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये तीनों के तीनों, चारों सॉरी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सबसे लास्ट में आता है, तो राइट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following is not a characteristics of a company? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की एक विशेषता नहीं है। देखिए, अगर आप लोगों ने कंपनी की डेफिनेशन याद कर रखी है ना, तो डेफिनेशन से ही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स निकल आते हैं। क्या होती है कंपनी की डेफिनेशन? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग इट्स सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सीट। इसका मतलब देखो, यानी कि हर एक वर्ड में आपकी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझो। आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी बताया ना मैंने, आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी होती है ना, कानून की नजर में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। परपेचुअल सक्सेशन, यानी किसी के भी आने जाने से उसकी लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कंपनी रहती ही रहती है, शाश्वत रहती है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, बिल्कुल अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, अपने जो ओनर है उससे अलग इसकी एंटिटी है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक, तो अब इसके बाद आता है ये नॉन कॉर्पोरेट बॉडी। क्या नॉन कॉर्पोरेट बॉडी होती है कंपनी? नहीं भाई, वो कॉर्पोरेट बॉडी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड बाय अ कंपनी फॉर, किसी कंपनी द्वारा प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो कैसे आता है, जब कंपनी इशू करती है अपने प्राइस, अपने शेयर्स को ऊंचे रेट पर, यानी कि नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू करती है, तो उसको बोलते हैं क्या, प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम का एक कंपनी यूज कर सकती है अपने मेंबर्स को बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए, या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, या फिर जो शेयर्स और डिबेंचर्स हैं उनके इशू करते समय जो डिस्काउंट अलाउ करते हो आप उसको राइट ऑफ करने के लिए, या फिर आप कर सकते हो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं या डिबेंचर्स होते हैं जो रिडीमेबल होते हैं, उनके रिडम्पशन के टाइम पे आप अगर प्रीमियम पर उनका रिडम्पशन करते हो तो उस प्रीमियम को आप यहां से राइट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम का आप वहां पर यूज कर सकते हो, मगर आप रिडेम्पशन करने के लिए उसकी कैपिटल को पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते, इसको सिर्फ प्रीमियम को पे करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, और एक और होता है कि बायबैक करना चाहती है कंपनी अपने ही शेयर्स को, तो अंडर सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग वो उसको यूज कर सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम को। ओके, तो अब पढ़ लेते हैं इसके ऑप्शंस। इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर, बिल्कुल ये होता है, हमने अभी पढ़ा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए नहीं, उनके शोधन के लिए नहीं,
उनके रिडम्पशन के टाइम पर जो प्रीमियम दिया जाता है उसमें यूज कर सकते हो, तो ये नहीं होगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर, क्या डिविडेंड देने के लिए हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नन ऑफ दीज, ये भी हो गया। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूज करने के लिए कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू मेंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड। एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। देखिए, जब आप अपने देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल प्रोडक्शन को लेते हो ना, तो वो आपका होता है क्या? जीडीपी, जो पूरे एक वर्ष के लिए होता है। ठीक, एक वर्ष का जो आपने प्रोडक्शन है आपका गुड्स का और सर्विसेज का, उसका जो कंट्री की बाउंड्री के अंदर है, दैट इज आपका क्या है? जीडीपी होता है। अब जीडीपी में से अगर डेप्रिसिएशन को लेस कर दो तो आपका क्या हो जाता है? एनडीपी हो जाता है, यानी कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, अब ये आपका जीएनपी क्या होता है? जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जो फाइनल टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री। सिटीजन जो कि आपके बाहर भी रहते हैं तो भी उनकी जो इनकम है वो भी इसके अंदर ऐड करी जाती है। बाहर से जो इनकम आ रही है देश में वो भी ऐड करी जाएगी, जो इनकम है जो यहाँ से बाहर जा रही है उसको लेस किया जाएगा। यानी हम जीडीपी में से अगर बाहर से आने वाली इनकम को ऐड कर लें और यहाँ से जाने वाली इनकम को लेस कर दें तो आपकी क्या आ जाती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है, राइट। इसी में से आप डेप्रिसिएशन को लेस कर दो तो फिर आपकी आ जाती है एनएनपी। तो राइट आंसर यहां के लिए, क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता है? आपका जीडीपी आंसर होगा, राइट। ठीक है, क्या होता है? अपनी कंट्री के अंदर, बाउंड्री के अंदर आप जो प्रोडक्ट का, गुड्स का, सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हो तो दैट इज जीडीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल डेलीगेटिंग अथॉरिटी या सुपरवाइजर डेलीगेट, अधिकार प्रतिनिधायन करते समय वरिष्ठ प्रदान करता है क्या? देखिए, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, वो भी ये कहते हैं कि आप जब किसी को, जब जो सुपीरियर बंदा है वो अपने सबॉर्डिनेट को किसी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशंस टू परफॉर्म अ असाइन्ड जॉब। कोई जॉब जो आपको दे रखी है उसको करने के लिए आपका जो ऑब्लिगेशंस है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अगर किसी को देते हो सबॉर्डिनेट को, तो उसके लिए आप बैलेंस बना के एक अथॉरिटी भी आपको देनी पड़ेगी उसको, है ना। तो आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बैलेंस बनाकर आपको उसको डेलीगेट करना पड़ता है। तो क्या आप ये समझिए, क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी, जो सुपीरियर है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी वो डेलीगेट कर सकता है? नहीं हो सकती। जो अकाउंटेबिलिटी है वो उसी सुपीरियर की रहेगी कि काम का जो उत्तर देता है वो वही है। ठीक है, भले ही वो किसी और से करवा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दी करने की, बट उसके लिए अकाउंटेबिलिटी उसकी होती है आपके सुपीरियर की। तो यहां जो उन्होंने पूछा है डेलीगेटिंग अथॉरिटी, अ सुपरवाइजर डेलीगेट्स क्या? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को करता है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड इज टर्म्ड एज, किए गए वास्तविक व्ययों से लागत का निर्धारण कहलाता है। डायरेक्ट कॉस्टिंग, इनडायरेक्ट कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखिए, जो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग होती है ना, उसका मतलब ये होता है आपका कि जो एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड कर दिए, यानी जो कॉस्ट ऑलरेडी हो चुकी है उसको लिखना, वो क्या हो जाता है आपका? एक्चुअल कॉस्ट जो होती है उसको लिखना हिस्टोरिकल कॉस्टिंग होता है। ठीक है, यहाँ एस्टिमेशन नहीं लगाते हो आप, जो एक्चुअल में हुआ है उसी की कॉस्टिंग कर रहे हो, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। ठीक है, और डायरेक्ट कॉस्टिंग आपका हो जाता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सीधा सीधा आप उसको ऑपरेशंस में से चार्ज कर लो। इनडायरेक्ट कॉस्टिंग हो जाती है कि आप जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन सबको प्रॉफिट लॉस से सेट ऑफ कर लो। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्चुअल से चेक करना कितना वेरिएशन है उस चीज का, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ जाती है। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग ही होती है आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट पर, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए ना, इनकर्ड हो चुके हैं, उस पर निकाली जाती है, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। ओके, नेक्स्ट, अ कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट बट चेंजेस विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड। देखिए, वह लागत जो प्रति इकाई स्थिर रहती है, यानी प्रति इकाई तो फर्स्ट स्थिर रहेगी, जैसे फिक्स कॉस्ट है वो स्थिर रहती है
है ना। और आपके वो जैसे रेंट देना है आपको, जो भवन का रेंट है जहां पर माल रखा जाता है, वो एक फिक्स खर्चा है, फिक्स कॉस्ट है, ठीक। वो वैसे तो आपकी फिक्स्ड है, पर इकाई भी जो यूनिट्स आपकी होंगी वो पर यूनिट भी आपकी उसकी फिक्स रहेगी। मगर जब आप प्रोडक्शन आप बढ़ाते हो ना, उसकी मात्रा बढ़ाओगे, चेंजेस करोगे, तो तब उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, तो वो परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फिक्स कॉस्ट यानी आंतरिक प्रशासन, ठीक है। ओके नेक्स्ट, आंतरिक प्रशासन, सॉरी ये गलत है, हिंदी में गलत लिख दिया गया है, आंतरिक रोकथाम, आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक प्रबंधन। फिक्स कॉस्ट यानी कि आपका स्थायी लागत, है ना, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, an arrangement of staff duties whereby no one person is allowed to record every aspect of a transaction is called। कर्मचारी की जिम्मेदारियों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी लेन देन के प्रत्येक पहलुओं का अभिलेखन किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है, कहलाती है। ये हमने आपके टीजीटी के पेपर में भी क्वेश्चन सेम टू सेम पढ़ा है, ठीक है। जब आप एक काम को इस तरह से करवाते हो कि एक के द्वारा किया हुआ काम दूसरा चेक कर ले, तो वो क्या होता है, इंटरनल चेक, ठीक है। जिम्मेदारी की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी लेन देन के प्रत्येक पहलू का अभिलेखन, मतलब एक व्यक्ति नहीं करेगा, अलग अलग लोग करेंगे, तो इंटरनल चेक होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, दो चरों के मध्य संबंध को व्यक्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है भाई, रेशियो में भी करते हैं हम, रेशियो बता देते हैं ना, यानी 2:1 करके रेशियो बता दिया, परसेंटेज में भी बता देते हैं, ये इसका इतना परसेंट है, रेट में भी बता देते हैं, ठीक। तो ये सारे ही जो रिलेशन है वो दो वेरिएबल्स के बीच में हम बता सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज, आय के मापन का आधार है। देखिए, जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना, वो ये कहता है कि जो आपके एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं ना, उनको मैच होना जरूरी है जो आपकी रेवेन्यू अर्न हो रही है उसके साथ में, ठीक है। तो यही चीज कहती है आपकी मैचिंग कॉन्सेप्ट, यानी इनकम के बारे में, इनकम के अर्न होने के और उसको मैच करने की बात किसने कही है, मैचिंग कॉन्सेप्ट ने कही है। द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। The expenses which are incurred to increase the demand of the product are known as, वे व्यय जो किसी वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए किए जाते हैं जाने जाते हैं कैसे। देखिए, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। देखिए, अब अगर मांग बढ़ाने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए आप खर्चा कर रहे हो ना, तो वो एक तरीके से प्रमोशन के लिए कर रहे हो, और वो किसके लिए किया जाता है, सेल्स के लिए किया जाता है। सेलिंग एक्सपेंसेस आपके राइट आंसर हो जाएगा। बिक्री व्यय जो आप करते हो अपनी जो डिमांड है उसको एक्सक्लेट करने के लिए आप करते हो, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस। Under time series analysis, regular and periodic movement not exceeding 1 year is called। काल श्रेणी विश्लेषण के अंतर्गत ऐसा नियमित एवं आवधिक संचलन जो 1 वर्ष से अधिक ना हो कहलाता है। देखिए, प्रवृत्ति जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, प्रवृत्ति क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है। सर्कुलर वेरिएशन यानी साइक्लिक वेरिएशन, आपका जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम बिजनेस साइकिल, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप एक्सपेंशन करते हो, फिर रिसेशन आता है, फिर आपका डिप्रेशन आता है, फिर रिकवरी होती है। तो ये साइक्लिक जो है ना वो चलता रहता है और मोर देन 1 ईयर होता है। तो ये वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं है। इररेगुलर मूवमेंट जो कि अनियमित है, जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, जैसे कि फ्लड आ जाता है और आपका अर्थक्वेक आ जाता है, अनप्रिडिक्टेबल है, तो ये इररेगुलर मूवमेंट हो गए, ये भी नहीं होगा। सीजनल वेरिएशन यानी मौसमी परिवर्तन, ये आपका विद इन 1 ईयर होता है। सीजनल जो कि आपका वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है ना, क्वार्टरली हो सकता है। और इसका एक एग्जांपल ले ले, जैसे दिवाली है, होली, वंस इन अ ईयर आते हैं, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 साल के अंदर। एनालिसिस रेगुलर एंड पीरियोडिक मूवमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा सीजनल नहीं होता है आपका, ठीक है। राइट आंसर इज डी। Which of the following is not a formula of PV ratio? निम्नलिखित में से कौन सा लाभ मात्रा अनुपात PV रेशियो का सूत्र नहीं है। देखिए, PV रेशियो क्या होता है, रिलेशन होता है आपका कंट्रीब्यूशन का किससे, सेल्स से, ठीक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी PV रेशियो, एक मिनट, PV रेशियो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PV रेशियो, ठीक है, इक्वल्स टू C/S into 100।
है ना, जहां पर ये कंट्रीब्यूशन हो गया, ये सेल्स हो गई इंटू 100। एक फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, जिसमें कि आपका प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो होता है। तो जिसकी वजह से पीवी रेशियो यहां कर दिया इन्होंने, एमओएस यहां कर दिया, ये आपका सही हो गया। अब क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आ जाता है कंट्रीब्यूशन, है ना। और कंट्रीब्यूशन में आप लेस कर देते हो फिक्स कॉस्ट, तो आ जाती है आपकी प्रॉफिट। यानी कि कंट्रीब्यूशन को बताने के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दो तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, और फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर मैं ऐड कर दूं तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन को हम डिवाइड कर देते हैं इन दो में, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों भी जोड़कर हमारी यही आ जाएंगे। तो एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में आपका सेल्स इनटू 100, राइट। ये एक फॉर्मूला हो सकता है। एक फॉर्मूला होता है आपका बीईपी इन रुपीस में होता है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आपका पीवी रेशियो, है ना, इनटू 100 होती है। तो पीवी रेशियो आपने यहां कर दिया, बीपी यहां आ गया, तो ये वाला भी आपका क्वेश्चन का सही बनता है आपका फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, बट यहां क्या दे रखा है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल कॉस्ट। तो यही क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, यही गलत है आपका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो। पीवी रेशियो के फॉर्मूले बहुत तरीके से हैं और इनको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें ये सब चीजें समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ। प्रबंध के सिद्धांतों के महत्वपूर्ण होने की वजह है, क्या है भाई। प्रबंध के सिद्धांत दिए किसने भाई, 14 प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं, हेनरी फ्यूल ने दिए हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा है इफिशिएंसी पे ज्यादा जोर दिया है उन्होंने कि वर्क की इफिशिएंसी बढ़ जाए, ठीक। तो कार्य कुशलता में वृद्धि ही महत्वपूर्णता हो जाती है यहाँ पर, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। देखिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी आप करते हो, मैनेजमेंट जब होने लगता है ना अच्छे से, तो ये भी आउटकम निकल के आता है। इनिशिएटिव भी लेते हैं आप, अडेप्टेशन ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी भी होती है, बट इंक्रीज इन एफिशिएंसी मेन इनका एम्फेसाइज करके जिस चीज के लिए बोला है इन्होंने वो यही है कि इंक्रीज इन एफिशिएंसी, राइट। तो राइट आंसर इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी। नेक्स्ट, द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज। कार्यात्मक संगठन का प्रमुख लाभ है, देखिए जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या हम कह सकते हैं फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ये किसने दी है, आपके एफडब्ल्यू टेलर ने। एफडब्ल्यू टेलर जो कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि भाई फॉर्मेन्स जो होते हैं इनको इस तरह से डिवाइड कर दो, 8 फॉर्मेन होने चाहिए जो कि इस तरह से डिवाइड होंगे, 4 तो प्लानिंग संभालेंगे और 4 प्रोडक्शन को संभालेंगे, ठीक है। 4 उसके इंचार्ज और 4 प्लानिंग के इंचार्ज, जिसमें उन्होंने बताया कि हर किसी को अपने जो सुपरविजन करेंगे ना, सुपरवाइजर्स होंगे, वो सुपरवाइजर का काम आप इस तरह से करोगे, हर कोई अपने काम में स्पेशलाइज्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टास्क को बांट दीजिए। तो उन्होंने 4 प्लानिंग में बांटे हैं और 4 ही फॉर्मेन्स बांटे हैं आपके उसमें प्रोडक्शन में, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। क्या मिल जाता है उससे प्रमुख लाभ, आपका स्पेशलाइजेशन। हर कोई जब अपना ही काम कर रहा है ना बार बार, तो उसको स्पेशलाइजेशन हो जाती है उस चीज की, ठीक है। यही बात कही है टेलर ने। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। निम्नलिखित में से कौन सी तटस्थता वक्रों की विशेषता नहीं है, पढ़ लेते हैं एक बारी। देखिए इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। पहले समझो इस चीज को कि ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। देखो यहां समझ लेते हैं, ये जो होता है ना, ये होता है आपका इंडिफरेंस कर्व। इसका शेप होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। क्या शेप होता है इसका, कॉन्वेक्स शेप होता है, और ये अपने एक्सिस पे मिलता नहीं है। ये मान लिया x है, ये y है, तो ये एक्सिस से मिलता नहीं है कभी भी। दो आपके आईसी कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कभी भी। और ये आईसी कर्व जो होता है वो ये बताता है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको कंज्यूम करने से आप जो कंज्यूमर है उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन हो रहा है हर एक पोजीशन पर, यहां हो यहां हो यहां हो कहीं भी हो, कितने भी आप उसके कॉम्बिनेशन बना लीजिए, हर कॉम्बिनेशन से उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये वाली बात कहता है। और ये जो कॉन्वेक्स होता है, ये आपका कॉन्वेक्स इसलिए होता है, इसके पीछे का रीजन है आपका MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि आपकी डिमिनिशिंग होती है यानी घटते हुए क्रम में होती है, ठीक है। इसीलिए आपका इसका शेप क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, राइट।
ठीक, तो हमने पढ़ लिया इसके बारे में कि जो दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको कंज्यूम करने से कंज्यूमर को हर जगह इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट इज आईसी कर्व। ठीक है, और आईसी कर्व हमेशा कॉन्वेक्स होता है, एक्सिस को टच नहीं करता। दूसरी बात, फिर आपका इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा एक दूसरे को। तो ये वाली सारी बातें हो जाती हैं। चलिए पढ़ लेते हैं अब इसके पॉइंट्स। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल हमने अभी पढ़ा, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। एवरी पॉइंट ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व शोज इक्वल सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल हर एक पॉइंट, मैंने बताया कि हर पॉइंट पर इक्वल सेटिस्फेक्शन होती है। बिल्कुल, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉनकेव, कॉनकेव नहीं होते भाई, न तो उधर नहीं होते, क्या होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट टच द एक्सिस, बिल्कुल एक्सिस को टच नहीं करता। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर बन जाता है आपका, इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज convex to the origin, convex नहीं है, concave नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the absence of an agreement, retiring partners share in the firm will be purchased by the remaining partners in the, किसी अनुबंध की अनुपस्थिति में एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की फर्म में हिस्सेदारी को शेष साझेदार क्रय करेंगे। देखिए, चाहे रिटायरमेंट हो या डेथ हो, दोनों का ट्रीटमेंट आपके अकाउंट्स में कैसे किया जाता है, काउंटिंग ट्रीटमेंट आपका दोनों का सेम होता है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जब रिटायर हो रहा है पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी बता रखा है इस चीज को कि किस तरह से अगर रिटायरमेंट होता है तो किस तरह से हम उसके पार्ट को बांटेंगे, तो उस स्पेसिफाइड रेशियो से आप बांट लोगे। अगर आपका नहीं दे रखा है, यानी कि पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है, तब आप क्या करते हो, जो पुराने साझेदार, मतलब जो बचने वाले रिमेनिंग साझेदार हैं, वो अपने अपने जो रेशियो है उस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ही उसको बांट लेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही वो लोग बांट लेते हैं। ठीक है, ना तो कैपिटल में ना इक्वल रेशियो में, आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही वो लोग बांट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज, किसी समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है। क्या होता है, जरा समझो इस चीज को। एक एक्स सीरीज ले लेते हैं हम, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, ये ले ली मैंने। ठीक, अब इसका मीन निकालो पहले जरा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स अपॉन एन, यही होता है ना, सम ऑफ एक्स अपॉन एन। तो ये टोटल हो जाता है हमारा 15 और नंबर ऑफ आइटम्स है मेरे पास 5, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स 3 इज मीन निकल आया हमारा। 3 क्या है, मीन है। अब मैं dx निकालू यहाँ, dx यानी डेविएशंस, उससे डेविएशंस निकाल लें। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, x माइनस एक्स बार कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो कर लेते हैं जरा, 3 है ना, माइनस के 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ये 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब इसका जरा टोटल कीजिए, मीन से ही निकाला है ना आपने, जरा इसका टोटल कीजिए, क्या 0 आ रहा है, प्लस माइनस से प्लस माइनस कट गए, 0 आ रहा है ना आपका। तो यही पूछ रहा है वो आपसे कि अगर आप डेविएशंस निकालते हो अरिथमेटिक मीन से, तो सीरीज का जो टोटल आता है, डेविएशंस जो आते हैं वो बिल्कुल 0 आते हैं, राइट, शून्य निकल के आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज 0. Next, the process of selecting a course of action out of alternative courses to solve a problem is known as, किसी समस्या का समाधान करने के लिए वैकल्पिक उपायों में से किसी एक उपाय का चयन करने को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, जब आप बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उसमें से किसी एक को चुनना पड़ता है, तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है भाई, डिसीजन ले रहे हो ना आप, निर्णय कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग कहलाता है, राइट। आया समझ, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इश्यू प्राइस ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड, किसी अंश के निर्गम मूल्य पर अंकित मूल्य का अधिक्य कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, देखिए निर्गम मूल्य क्या होता है और अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू, निर्गत मूल्य यानी कि आपका इशूड प्राइस। समझे आप, अब जरा समझो, देखो ये है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मान लिया फेस वैल्यू 10 रुपए की है, ठीक। अब मैं उस पर प्रीमियम पर इशू कर देती हूँ शेयर को, तो प्रीमियम जो है मेरा, प्रीमियम वो कितना है, 2 रुपए का। अब ये टोटल कितना हो गया, 12 रुपए की इसकी प्राइस हो गई। यही होती है इशू प्राइस जिस पर मैंने इशू किया है,
इशू प्राइस, यानी कि आपका निर्गत मूल्य, निर्गम मूल्य आपका हो गया 12। ठीक, अब इस केस में आपका जो फेस वैल्यू है उससे आपका ज्यादा है इशूड प्राइस, यानी कि इशूड प्राइस एक्सेस ओवर फेस वैल्यू। ठीक, जब प्रीमियम होगा तो ये बात होगी। अब मान लिया फेस वैल्यू 10 रुपए था, जिसपे मैंने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, डिस्काउंट दिया मैंने, डिस्काउंट कितना, 2 रुपीज। अब ये कितना बचा, 8 रुपीज। अभी 8 रुपीज इशूड प्राइस जो है वो कम है आपके फेस वैल्यू से, यानी कि फेस वैल्यू एक्सीड्स द इशू प्राइस। इस वो किस वजह से आया, आपके डिस्काउंट की वजह से आया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इशूड प्राइस, है ना। एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू का एक्सेस ओवर द इशूड प्राइस, बिल्कुल 8 से ज्यादा है ना 10, तो आपका क्या हो जाता है, ये डिस्काउंट की वजह से आया है, तो क्या है वो, बट्टा है। समझ आई बात, ओके। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, कंप्लीट हो गए हमारे क्वेश्चंस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, आप लोगों ने कर लिए हैं अब यूपी पीजीटी 2021 के पेपर में से 40 क्वेश्चंस, है ना। एक पेपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी जाकर देखिए आप, और इससे पहले के 20 क्वेश्चंस हैं उनको भी जाकर लगाइए, तो इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और